हम लोग बात करने वाले थे आदेश 13 पर, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। क्योंकि इश्यूज को फ्रेम किए बिना सिविल ट्रायल की एक्चुअल शुरुआत नहीं होती, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि इश्यूज कैसे फ्रेम होते हैं, वो कितने प्रकार के हैं, किन किन सामग्रियों का उपयोग इश्यूज को फ्रेम करने के लिए किया जाएगा। ये सारी बातें आदेश 14 में बताई। तो कह रहा है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, कहता है इश्यूज arises when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other। यानी जो सिविल ट्रायल में इशू बन रहा है वो सामान्य मनुष्य के या सामान्य आदमी के द्वारा जो इशू समझा जाता है उससे अलग है। सामान्य तौर पर इशू हर उस बिंदु को कहा जाता है जहां पर दो लोग डिफरेंस में होते हैं, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, तो ये कहते हैं कि उन दोनों के बीच इशू है। लेकिन सिविल ट्रायल में इशू हम सिर्फ उसी को मानेंगे जो मटेरियल प्रपोजिशन तात्विक है। हर बात जिन पर विवाद है उन्हें इशू के तौर पर फ्रेम नहीं किया जाएगा। पक्षकार कहता है कि साहब जो है 2 दिसंबर को रिश्वत ली गई थी, और प्रतिवादी कुछ और बताता है, तो हर वो बात, हालांकि ये बात बहुत रिलीवेंट नहीं बैठ रही है, लेकिन फिर भी हर वो बात जिस पर पक्षकार परस्पर सहमत न हो इशू के तौर पर फ्रेम की जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसने क्या कहा, उसने कहा विवाद तब पैदा होते हैं जबकि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादन, एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्यक्षात ये की जाती है। ठीक है, तात्विक प्रतिपादन, चाहे विधि की हो और चाहे तथ्य की हो। एक पक्षकार कहता है कि हम अमुक मकान के स्वामी हैं, इसलिए अमुक मकान का हमें जो पोजीशन है वो मिलना चाहिए, और प्रतिवादी कहता है कि ये मकान के स्वामी ही नहीं है, या हम मकान के स्वामी हैं, या ये मकान के स्वामी थे लेकिन अब नहीं है, अब मकान किसी और के पास जा चुका है। या वो ये कहता है कि प्रतिकूल अध्यासन के नियम के आधार पर एडवर्स पोजीशन के कानून के मुताबिक हम इस मकान के स्वामी हो गए। क्योंकि जब हम लोग लिमिटेशन एक्ट देखेंगे तो लिमिटेशन एक्ट में एक सेक्शन आएगा, मेरा ख्याल है 26-27 वहां कहीं पे होगा, और हो सकता है 26-27 में न भी हो, क्योंकि बहुत दिन से लिमिटेशन एक्ट हमने देखा नहीं। लेकिन वहां एक बात कही गई है कि अगर आपकी अचल संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है और आप 12 वर्ष तक अपनी उस अचल संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, तो आप उस संपत्ति के स्वामी नहीं रहेंगे, बल्कि जिसका कब्जा है वही उस संपत्ति का स्वामी हो जाएगा। कब्जा मुक्त कराने का प्रयास नहीं करते, इस बात का अर्थ यह नहीं है कि अगर आपकी अचल संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में पिछले 12 वर्ष से है तो आपकी वो संपत्ति उसकी हो गई, ऐसा अर्थ कतई नहीं है। कब्जा मुक्त कराने का प्रयास नहीं करते, इन शब्दों का अर्थ सिर्फ इतना है कि उन परिस्थितियों में जिनमें आपको कब्जा मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए वे उत्पन्न हो गई, और उसके बाद भी आप कब्जा मुक्त कराने का प्रयास नहीं करते। मीनिंग देयर बाय आपकी इच्छा अब नहीं रही है। ठीक है, आपने उस व्यक्ति को मना कर दिया है, आप नहीं चाहते कि अब वो आपकी संपत्ति पर कब्जे में रहे। आपने उसे कब्जे में रहने के लिए जो अधिकार पूर्व में अनुदत्त किया था,
पूर्व में दिया था उस अधिकार को आपने खत्म कर दिया। आप अब नहीं चाहते कि वो कब्जे में रहे, इसके बावजूद आपकी इच्छा के बाद भी वो संपत्ति के कब्जे में बना हुआ है और उसे बेकब्जा करने के लिए कानून में जो उपाय दिए गए उनमें से एक का भी सहारा आप नहीं लेते हैं और इस बात को 12 साल बीत गए। ठीक है, आपकी जमीन पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, ठीक है, और 12 वर्ष हो चुके हैं, आपने उसे कब्जे से हटाने के लिए कोई प्रयास कानून में नहीं किया, कोई प्रयास कानून में नहीं किया। मीनिंग देयर भाई, कानून में जिस तरीके से उसके कब्जे को हटाया जा सकता है उस तरीके को अपनाने का कोई प्रयत्न आपने किया ही नहीं। आपको मुकदमा लाना चाहिए था, कुछ तो करते आपने कुछ नहीं किया। तो फिर 12 वर्ष बाद लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन के मुताबिक, प्रतिकूल अध्यासन के नियम के मुताबिक वो संपत्ति उस व्यक्ति की मानी जाएगी। तो आपका कहना यह है कि अमुक वाद में विवादग्रस्त अमुक संपत्ति है, उसके हम स्वामी हैं और इसलिए इससे उसको खाली करा दिया जाए। और वो ये कहता है कि या तो आप स्वामी नहीं हो या वो खुद स्वामी है, या फिर आप स्वामी थे किंतु 12 वर्ष इस प्रकार गुजर जाने के कारण अब आप स्वामी बचे नहीं। तो तत्व की, ठीक है, ऐसी बात है ये जो तथ्य से संबंधित है और इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी बात है जिसका डिसीजन होना जरूरी है अगर इन दोनों व्यक्तियों के बीच विवाद का निपटारा करना है। तो इसलिए इशू के तौर पर इसे फ्रेम किया जाएगा कि क्या मामले में विवादग्रस्त संपत्ति इसका स्वामी वादी है, ठीक है, जितना मुकदमा दायर किया क्या वो इसका स्वामी है, क्योंकि वो कह रहा है कि विवाद तब पैदा होते हैं जबकि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञा तो दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात की जाती है। ठीक है, ये मटेरियल प्रपोजिशन है, मकान का स्वामित्व ये मटेरियल प्रपोजिशन है, इसलिए इसको इशू के तौर पर फ्रेम किया जाएगा क्योंकि वादी को यदि उसके द्वारा मांगा गया अधिकार देना है या नहीं देना है इस विषय पर निर्णय करना है तो यह तय करना पड़ेगा कि वादी स्वामी है या नहीं। तो ऐसा प्रत्येक तथ्य जिसका निर्णय किया जाना वादी को उसके द्वारा मांगे गए अनुतोष को देने के लिए जरूरी हो उसे इशू के तौर पर फ्रेम किया जाएगा। साथ ही साथ उस बात को भी इशू के तौर पर फ्रेम किया जाएगा जो यदि साबित हो जाए तो प्रतिवादी को बचाव उपलब्ध कराती है। ठीक है ना, प्रतिवादी ये कह रहा है कि चलिए स्वामित्व तो इनका एक अलग सिचुएशन दूसरी देख लेते हैं। दूसरी सिचुएशन है वादी ये कहता है कि हम मकान के स्वामी हैं और इन्होंने पिछले 4 महीने से किराया नहीं दिया इसलिए इनका पट्टा इनके पक्ष में जो हमने कर रखा था वो समाप्त हो चुका है और इन्हें इससे निकाला जाना चाहिए या वो समय बीत चुका है।
जिसके लिए हमने पट्टा दिया था, और अब आगे पट्टे की अवधि हम बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए इन्हें निकाला जाना चाहिए। प्रतिवादी का यह कहना है कि हम सारा किराया दे चुके हैं और हमारे ऊपर किराए की कोई बकाया ये नहीं है। किराए शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पट्टे की बात हम कर रहे हैं, तो प्रीमियम में भाटक इसका शब्द उपयोग करना चाहिए। हमारे ऊपर कुछ भी बकाया नहीं। तो प्रतिवादी की ओर से ये इशू भी फ्रेम होगा, क्योंकि ये प्रतिवादी का बचाव है। अगर ये साबित हो जाएगा तो वादी को कोई अधिकार उस मुकदमे से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यह भी इशू के तौर पर फ्रेम होगा कि क्या 4 महीने का भाटक या प्रीमियम बकाया होने के आधार पर, ठीक है, प्रतिवादी अमुक संपत्ति से बेकब्जा होने योग्य है। ठीक है ना, क्योंकि यह भी एक इशू है। क्या वाकई पट्टा जिस अवधि के लिए किया गया था वो समय बीत गया है? क्योंकि पट्टा डेट्स में तय किया जा सकता है कि इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक ये पट्टा काम करेगा, और किसी विनिर्दिष्ट जो घटना है उसके घटित होने के आधार पर भी पट्टे की अवधि तय हो सकती है कि जब तक ये एलएलबी पास ना कर रहे तब तक पट्टा इनके पास रहेगा। इस प्रकार से भी पट्टे की अवधि तय की जा सकती है। ठीक है ना, तो इशू इसे फ्रेम करने के लिए न्यायालय यह देखेगा कि तत्व की कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी मटेरियल प्रपोजिशन है जिस पर डिपेंडेंट और प्लेंटिफ वेरिएंस में है, विरोध में है। ठीक है ना, सारी बातों पर नहीं है। मटेरियल प्रपोजिशन, और मटेरियल प्रपोजिशन कहेंगे किसको, इसको भी उन्होंने आदेश 14 नियम 1 में बताया है। उन्होंने कहा है कि मटेरियल प्रपोजिशन हम उसी को कहेंगे जिसका साबित होना वादी को अनुतोष देने के लिए या प्रतिवादी की प्रतिरक्षा स्वीकार किए जाने के लिए जरूरी है, और वो तथ्य एक के द्वारा स्वीकार किया गया और दूसरे के द्वारा इनकार किया गया। वादी कहता 4 महीने का किराया नहीं दिया, प्रतिवादी कहता कुछ बकाया नहीं, और वादी उसे अनुतोष देने के लिए ये जरूरी है कि यह निश्चित किया जाए कि किराए की बकाया है या नहीं है, और प्रतिवादी उसकी प्रतिरक्षा स्वीकार किए जाने के लिए भी यह तय होना जरूरी है कि किराए की बकाया है या नहीं। तो प्रतिवादी की प्रतिरक्षा इसे मान्यता देने के लिए जो बातें साबित होनी जरूरी हैं उन्हें भी इशू के तौर पर फ्रेम किया जाएगा, और वादी को अधिकार देने के लिए जो बातें तय होनी जरूरी हैं उन्हें भी इशू के तौर पर फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, आप संविदा में आ जाइए। वादी कहता है इन्होंने संविदा का पालन किया इसलिए हमें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, इनके पालन से हमें इतनी इतनी क्षति हुई है। प्रतिवादी कहता है कि प्रथमतः बात यह है कि इन्होंने जो संविदा हमसे की थी वो इनके कपट के कारण शून्य करनी थी, हमने शून्य कर दी थी, और उसकी सूचना भी इन्हें धारा 66 में वर्णित रीति से भेज दी थी। इसके पालन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात। और अगर पालन की जरूरत थी भी, अगर अपालन है भी, यह भी मान लिया जाए, तो स्थिति क्या थी कि अमुक अमुक नुकसान ये बचा सकते थे। हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो कहता है कि अगर संविदा के अपालन से किसी पक्षकार को नुकसान हो भी रहा है तो भी उस नुकसान में से उतनी धनराशि नहीं दिलाई जाएगी जितनी धनराशि वो सम्यक सतर्कता, ठीक है, इसको बरत कर
बचा सकता था, आपने नुकसान होने दिया अपनी अकर्मण्यता के कारण, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि जितना बचा सकते हैं उतना बचाइए, वो आपने नहीं बचाया। तो इशू फ्रेम होगा वादी की ओर से। अब देखें, वादी और प्रतिवादी की ओर से जो इशू फ्रेम होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। पिछले उदाहरण में वादी और प्रतिवादी के जो इशू थे वो लगभग एक थे। वादी कहता था 4 महीने का किराया बकाया है, प्रतिवादी कहता था नहीं बकाया है, ठीक है ना। अब इशू अलग अलग होंगे। वादी कहेगा कि संविदा का पालन हुआ और संविदा वैध थी। अपालन हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वैध थी, ठीक है, नहीं तो अपालन का मतलब ही नहीं है। और प्रतिवादी कहता संविदा शून्य करनी है। दोनों बातें अलग अलग हो गई। प्रतिवादी भी स्वीकार करता है पालन किया है, क्योंकि वो गैराज शून्य करनी है, हमने शून्य कर दी थी, तो इसका मतलब ये पालन नहीं की थी, ठीक है ना। इसका मतलब एडमिटेड फैक्ट आ गया कि संविदा का पालन नहीं हुआ था, ठीक है। Although the defendant has not accepted clearly that he has not discharged that liability which was arises from the contract, ठीक है, ये उसने क्लियरली नहीं कहा, लेकिन उसने जो कुछ कहा उससे ये विवक्षित हो रहा है कि संविदा का अपालन हुआ है, ठीक है। और ये आदेश 8 में उन्होंने कहा था कि चीजें इंप्लाइडली भी एडमिट की गई मानी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इतना तो एडमिटेड हो गया कि संविदा का पालन नहीं हुआ, ये तो दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। एंड एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब सिर्फ तय ये होना है, वो कहता है वैध थी, ये कहते हैं शून्य करनी थी और मेरे द्वारा शून्य कर दी गई। संविदा की प्रकृति क्या थी? दैट इज द मटेरियल प्रपोजिशन, ठीक है ना। ये मटेरियल प्रपोजिशन और ये इशू के तौर पर फ्रेम होगा कि क्या दोनों के बीच गठित संविदा एक वैध संविदा थी जिसका पालन होना आवश्यक था, ठीक है। फिर क्या अपालन से जो क्षति हुई उसमें इस विस्तार की क्षति इनके द्वारा बचाई जा सकती थी, ठीक है ना। तो जो मटेरियल प्रपोजिशन उभरते हैं डिफरेंसेस, ठीक है ना, जहां पर दोनों पक्ष का डिफरेंस में है और वो डिफरेंस मटेरियल है। डिफरेंस मटेरियल है या नहीं, ये हम आपसे बार बार करें। डिफरेंस मटेरियल है तभी माना जाएगा जब वादी को अधिकार देने के लिए उस बात का साबित होना जरूरी, या प्रतिवादी की प्रतिरक्षा डिफेंस स्वीकार किए जाने के लिए उस बात का साबित होना जरूरी है। तो वो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस होगा और उसी को इशू के तौर पर फ्रेम किया जाता है। हर चीज जहां पर पक्षकार विवाद में हो या पक्षकार विरोध में हो उसे इशू के तौर पर फ्रेम नहीं किया जाता, उसका तात्विक प्रतिपादना। और तात्विक प्रतिपादना वो भी ऐसी जो एक पक्ष के द्वारा स्वीकार की गई है और दूसरे पक्ष के द्वारा अस्वीकार की गई है, उसे इशू के तौर पर फ्रेम किया जाता है। तो आदेश 14 नियम 1 उसमें उसने सिर्फ इतना बताया कि इशू के तौर पर फ्रेम क्या होता है, ठीक है ना, क्या फ्रेम होता है इशू के तौर पर, यह उसने आदेश 14 नियम 1 में बताया। 2 में क्या करा, अब 2 में बता रहा है, ठीक है। तात्विक प्रतिपादनाएं विधि या तथ्य की वे प्रतिपादनाएं हैं जिन्हें वाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिए वादी को अभिकथित करना होगा या अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिए प्रतिवादी को अभिकथित करना होगा, ठीक है ना। तो वही बात कही कि तात्विक प्रतिपादना ये क्या है। आदेश 14 नियम 1 में क्या बता रहा कि इशू में क्या फ्रेम होगा, ठीक है ना। इशू कैसे फ्रेम होता है, क्या इशू में फ्रेम किया जाता है। और आदेश 14 नियम 2 में वो ये बता रहा कि मटेरियल प्रपोजिशन कहते किसको, क्योंकि आदेश 14 नियम 1 में वो कह रहा है कि मटेरियल प्रपोजिशन जो एक के द्वारा कहा गया है और दूसरे के द्वारा डिनाई किया गया है, दूसरे के द्वारा इनकार किया गया है, दैट विल बी फ्रेम्ड बाय द इशू, ठीक है ना। और कौन करेगा ये भी आगे बताएगा,
न्यायालय इशू फ्रेम करने का काम किसका है? न्यायालय का है। पक्षकार इशू फ्रेम नहीं करते हैं। पक्षकार सिर्फ न्यायालय को असिस्ट कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं कि ये इशू फ्रेम होना चाहिए, ये बता सकते हैं। इशू फ्रेम करने का काम हमेशा न्यायालय का होता है। क्रिमिनल ट्रायल में भी चार्ज फ्रेम करने का काम किसका है? न्यायालय का। न्यायालय आरोप विरचना करेगा और आरोप विरचना में जिन नियमों का पालन करेगा वो सीआरपीसी में 211 से लेकर के और आपका 225 तक दिए गए हैं, और बीएनएसएस में कितना अपना जो भी होगा हमें याद नहीं। तो वहां आरोप की विरचना के नियम ये दिए गए, और ऐसे यहां यानी यू में कंपेयर ऑर्डर 14 विद द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, कहां से? 211 से लेकर 225 तक, वहां से आप इनकी तुलना कर सकते हैं। यहां भी आरोप की विरचना न्यायालय द्वारा होगी और किन नियमों के अंतर्गत होगी वो लिखा है। तो कहता है इशू के रूप में क्या फ्रेम होगा? मटेरियल प्रपोजिशन। व्हाट इज द मटेरियल प्रपोजिशन? अब बता रहा है, कहता है कि मटेरियल प्रपोजिशंस वे हैं जिन्हें प्लेंटिफ यदि अधिकार पाना चाहता है तो प्लेंटिफ को कहना ही होगा, और प्रतिवादी अगर अपनी प्रतिरक्षा गठित करना चाहता है तो उसे कहना ही होगा। वही मटेरियल प्रपोजिशन है। आप कहना चाहते हैं कि संविदा का अपालन हुआ है तो यू मस्ट से दैट संविदा जो कॉन्टेक्ट था वो कानून की निगाह में एकदम ठीक था। आपने संविदा का अपालन किया इसलिए प्रतिकर मिलना चाहिए। ठीक है ना? आपकी मांग किस चीज की है? आप क्या अधिकार चाहते हैं न्यायालय से? प्रतिकर की प्राप्ति। ठीक है, आपकी मांग किसकी है? प्रतिकर की प्राप्ति है। और प्रतिकर की प्राप्ति आपको कब होगी? जब संविदा का अपालन हो। इसका मतलब आपको यह साबित करना होगा कि संविदा थी, और संविदा का मतलब ही होता है संविदा न सिर्फ वो थी बल्कि उसका अपालन भी हुआ था। और अपालन हुआ था मीनिंग देयर बाय उसके अपालन के लिए कोई विधिसम्मत कारण मौजूद नहीं था, फिर भी अपालन हुआ था। ये इन शब्दों का अर्थ यही निकलता है। ठीक है ना? अधिकार जो मांगा है वो क्या है? प्रतिकर की प्राप्ति। और ये अधिकार किस पर आधारित है? संविदा के अपालन पर। ठीक है, तो मटेरियल प्रपोजिशन क्या हुआ? संविदा का अपालन। ठीक है, ये मटेरियल प्रपोजिशन हुआ क्योंकि वादी जिस अधिकार को अभिकथित करता है, ठीक है, वादी जिस अधिकार को प्राप्त करना चाहता है उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसे जिन बातों को कहना जरूरी है, दोज आर द मटेरियल प्रपोजिशन। तो वादी प्रतिकर की प्राप्ति करना चाहता है और इसके लिए उसे जिस बात को कहना पड़ेगा वो ये कि संविदा थी और उसका अपालन हुआ। ठीक है, प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा यदि चाहता है, ठीक है, तो उसे जिस बात को कहना होगा वो उसकी ओर से मटेरियल प्रपोजिशन होगा। ठीक है ना? तो प्रतिवादी अगर ये चाहता है कि वादी को प्रतिकर न देना पड़े तो फिर उसे बताना होगा कि संविदा का पालन क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना? संविदा का पालन क्यों नहीं हुआ? या तो वो ये कहे कि संविदा का पालन हुआ, या तो ये कहे, और ये अगर वो ये कहता है कि संविदा का पालन नहीं हुआ तो कारण बताए क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना? तो अगर वो कहता है संविदा का पालन हुआ तो अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिए उसे क्या कहना पड़ रहा है कि संविदा का पालन हुआ। तो फिर संविदा का पालन हुआ या नहीं, इट इज द मटेरियल प्रपोजिशन, क्योंकि यह वादी को अधिकार देने या प्रतिवादी की प्रतिरक्षा मानने, इन दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण बात हो गई। तो मटेरियल प्रपोजिशन ये बना। अब अगर वो ये कहता है कि संविदा का पालन यस नहीं हुआ और इन कारणों से नहीं हुआ, तो वे कारण जो प्रतिवादी की ओर से बताए जा रहे हैं, ठीक है, वे मटेरियल प्रपोजिशन हो गए। क्योंकि अगर प्रतिवादी की प्रतिरक्षा को मानना चाहते हैं तो हमें उन
ठीक है, मटेरियल प्रपोजिशंस के अस्तित्व में होने की जांच करनी ही होगी, ठीक है। देन द प्रपोजिशंस which may form the basis for the right of a plaintiff or the defense of a defendant, ठीक है, will be known by us as a material proposition. It is the essence of order 14 rule 2, ठीक है। इसके बाद आदेश 14 नियम 3 में कहते हैं कि एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात हर एक तात्विक प्रतिपादना एक सुभिन्न विवाद्य का विषय होगी। ये बिल्कुल ठीक वैसी बात है जैसे हम लोगों ने कहा 218 में पढ़ा था, सीआरपीसी, विशेषकर अब तो सीआरपीसी बीएनएसएस हमें याद नहीं हुई है इसलिए उसका उल्लेख हम नहीं करते। 218 में उसने कहा था कि प्रत्येक 241 बीएनएसएस, अच्छा ठीक है, 218 241 हो गए बीएनएसएस। तो 218 जैसे कहती थी प्रत्येक सुभिन्न अपराध, ठीक है, प्रत्येक सुभिन्न अपराध पृथक आरोप का विषय होगा, ठीक है ना। प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक विचारण, पृथक आरोप का विषय होगा और प्रत्येक आरोप के लिए, ठीक है, सेपरेट ट्रायल चलेगा, ठीक है ना। लेकिन सुभिन्न ना कि भिन्न, हमने एक बार और भी चर्चा की थी कि सुभिन्न और भिन्न अलग अलग बातें हैं। हमने आपसे कहा था कि चीजें भिन्न हो सकती है लेकिन सुभिन्न हो ये जरूरी नहीं है। अपराध भिन्न भिन्न है किंतु सुभिन्न नहीं है। एक ही स्थान पर हुए, एक ही व्यक्ति के साथ घटित किए गए, ठीक है, एक ही व्यक्ति के साथ हुए, एक ही व्यक्ति के द्वारा हुए, एक ही स्थान पर हुए, लगभग एक समय पर हुए, लगभग एक उद्देश्य को लेकर हुए। हम आपकी चीजें लूटना चाहते थे इसलिए इसी स्थान पर, ठीक है, आपके विरुद्ध हमने मारपीट भी की, हमने गाली भी बकी, हमने तो मारपीट, गाली बकना, पीटना, सामान छीनना, ये सब करने में मिनट्स और सेकंड्स का फर्क जरूर रहा होगा। ये लगभग एक समय पर हुए हैं लेकिन एक ही समय पर हुए, सैद्धांतिक तौर पर ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, और एक ही स्थान पर हुए, एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए, एक ही व्यक्ति के विरुद्ध किए गए, ठीक है। और इसको लूट का संव्यवहार यह भी कहा जा सकता है, इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ रॉबरी। इसमें हमने आपको लूटने का संव्यवहार किया है, ये सिंगल एक्ट नहीं है, ठीक है, ये सिंगल एक्ट नहीं है। इस लूट के इस ट्रांजैक्शन में अनेक एक्ट, ठीक है, मोर देन वन एक्ट है और वे सारे मिलकर एक ट्रांजैक्शन, एक संव्यवहार को जन्म दे रहे हैं और संव्यवहार में एक से अधिक भिन्न भिन्न एक्ट किए जा रहे हैं और वे सब एक्ट अपने में अपराध हैं। गाली देना भी, मारना भी, पीटना भी, सब, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न अपराध हो रहे हैं, ये अपराध भिन्न भिन्न और मिलकर भिन्न अपराध बना रहे हैं, ठीक है ना। मिलकर भिन्न अपराध क्या, लूट का अपराध बनाए दे रहा, ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न अपराध मिलकर भिन्न अपराध बना रहे हैं और एक ही संव्यवहार में हुए हैं, ठीक है, इसलिए भिन्न है किंतु सुभिन्न नहीं है, सुभिन्न नहीं है। सुभिन्न मतलब पर्याप्त रूप से अलग अलग, ये पर्याप्त, ये अलग है किंतु पर्याप्त रूप से अलग नहीं है। एक हमने आपको यहां पीटा, आप फिर चौराहे पे पहुंचे फिर मारा, आपके पीछे पीछे गए, चौराहे पे फिर मारा, फिर आप बाजार पहुंचे वहां फिर मारा। अब 15-15, 20-20 मिनट का फर्क है, ठीक है ना। लेकिन अब मामला सुभिन्न हो रहा है, अब सुभिन्न हो रहा है, ठीक है। अब अलग ट्रायल चलेंगे, अब आप पर 5 मुकदमे चलेंगे और यहां एक ही चलेगा क्योंकि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक विचारण, यह नियम है, ठीक है, सुभिन्न। यहां भी वो वही कह रहा है कि एक सिविल ट्रायल है,
एक मुकदमे में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो रही है, तो कह रहा प्रत्येक मटेरियल प्रपोजिशन, हर मटेरियल प्रपोजिशन जो होगी वो भिन्न इशू को फ्रेम करने के लिए न्यायालय को समर्थ और सशक्त बनाएगी। आप कहते हैं संविदा का अपालन हुआ, वो भी स्वीकार करता है संविदा का पालन हुआ, ये इशू ही नहीं है, क्योंकि पार्टीज आर नॉट एट वेरियंस एट दिस इशू, ठीक है ना। तब पार्टीज वेरियंस में कहां है? संविदा की प्रकृति पर। वो भी कहता है कि अपालन है, किंतु संविदा शून्य करनी थी और हमने शून्य की, इसलिए अपालन है। यह भी कहता है संविदा का अपालन है, लेकिन यह शिकायत कर रहा है, यह कहता है संविदा वैध है। यहां संविदा की वैधता, संविदा की प्रगति, यह इशू बन गई, ठीक है ना। और अगर वो कहता है कि संविदा का पालन हुआ, ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये इशू बन गई कि पालन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। वो कहता है कि संविदा का अपालन हुआ, शून्य करनी थी, हमने शून्य कर दी, तो संविदा की प्रकृति ये भिन्न इशू हो गया, ठीक है ना। और दूसरी बात वो ये भी कहता है कि अगर संविदा वैध भी थी, चलो मान लेते हैं वैध, ठीक है ना, तो फिर इतना नुकसान इनकी वजह से हुआ, वो बचाया जा सकता था, ठीक है। तो नुकसान की वह राशि जो इनके द्वारा सतर्कता न बरते जाने के कारण हो गई, वो भिन्न इशू है, ठीक है ना। तब दो इशू हो गए, ठीक है, और दोनों पर डिफरेंस है। वो कहता है कि नहीं, हमने तो पूरी सतर्कता बरती और नुकसान हुआ, वो कहता है कि ना, इनकी वजह से हुआ, इन्होंने इतना ठीक है नुकसान होने दिया, ठीक है। हमने वायदा किया था कि इनका फ्रिज संभाल कर दे देंगे 5 दिन में, नहीं दिया हमने, और फ्रिज में कुछ ऐसी कीमती चीजें रखी थी जो खराब हो गई, ठीक है। तो चीजों के लिए कोई नुकसानी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते कि तुम अपने फ्रिज में क्या चीजें रखोगे, ठीक है। हम तो ये, ठीक है, फ्रिज खराब होने के कारण जो तुम्हें कष्ट हो सकते उसके लिए नुकसानी मिलेगी, लेकिन उसमें जो चीजें खराब हो गई वो कैसी मानी जाएंगी? जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे वो कहती दूरस्थ नुकसानी मानी जाएगी, दूरस्थ नुकसानी मानी जाएगी, उस डैमेज में रिमोटनेस मानी जाएगी, और जो रिमोटनेस होगी जिस डैमेज में, वो नुकसानी भी नहीं दिलाई जाएगी, ठीक है। ये अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, ठीक है ना। तो सवाल ये कि जितने इशू फ्रेम होंगे, ठीक है, वे उन सब पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पर आधारित होंगे जो कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। न्यायालय जब देखेगा उस सामग्री को जो उसके समक्ष रखी है, उसके समक्ष क्या क्या रखा है, प्लेंट, WS, ठीक है, आदेश 10 में उसने जो पक्षकारों की परीक्षा की है वो आदेश 10 नियम 2 के अंतर्गत, ठीक है ना, वो सारी चीजें। अगर कोई परिप्रश्नों का आदान प्रदान हुआ है तो वो, ठीक है, दस्तावेज जो आपने प्रस्तुत किए, ठीक है, अपने अपने अभिवचनों के साथ, ठीक है, ये सारी चीजें न्यायालय के समक्ष हैं, और इनको देखकर न्यायालय ये जानेगा कि आप लोग तथ्य की कौन कौन सी मटेरियल प्रपोजिशन है, कौन कौन सी तात्विक प्रतिपादनाएं हैं जहां पर वेरिएंस में, भाई दोनों का अभिवचन हम पढ़ेंगे, दोनों का विवचन पता लग जाएगा, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो। तो जहां जहां हम पाएंगे कि भिन्नता है, वहां वहां हम अपना ध्यान देंगे कि क्या यह भिन्नता ऐसी है कि अगर वादी के पक्ष में साबित हो तो वादी को अधिकार
का अधिकारी बनाएगी, और अगर प्रतिवादी के पक्ष में साबित हो तो उसके बचाव को गठित कर देगी। अगर हम पाएंगे हाँ ये ऐसी है, ठीक है ना, तो उसे इशू के तौर पर फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, और ऐसी भिन्नताएं जितनी मिलेंगी हमें, ठीक है ना, जितनी मिलेंगी, तो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इशू हम फ्रेम करेंगे। ठीक है ना, जितनी भिन्नताएं मिलेंगी नंबर के दृष्टिकोण से हम उतने इशू उस ट्रायल में फ्रेम कर देंगे। ठीक है, यही लिख रहा है वो कि एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्यक्षात। प्रतिज्ञात, ठीक है, यानी एडमिट की गई, अफर्म्ड, ठीक है, सही शब्द अंग्रेजी का अफर्म्ड है। एक पक्षकार द्वारा अफर्म की गई और दूसरे पक्षकार द्वारा डिनाई की गई। जितनी प्रतिपादनाएं हैं, कौन से, जो मटेरियल है, वे सब इशू के तौर पर फ्रेम की जाएंगी। ठीक है, आगे कहता है विवादित दो किस्म के होते हैं। नाउ दे आर गोइंग टू डिफाइन द टाइप ऑफ इशू। ठीक है, विवादक कितने तरीके के होते हैं, तो उसका विवादक 3 तरीके के होते हैं। एक इशू ऑफ फैक्ट है, एक इशू ऑफ लॉ है, और एक इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ है। ठीक है, इशू ऑफ फैक्ट क्या है? हमने आपसे कहा था फैक्ट, हमने आपको बहुत पहले बताया था और बार बार रिवाइज करते हैं उसको कि तथ्य क्या है, यह आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तथ्य अगर आपने नहीं जाना तो कानून की दुनिया में कुछ भी समझना बड़ा मुश्किल होता है। और तथ्य का मतलब क्या है? वो जो तुम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर रहे हो, वो है तथ्य। ठीक है, जो कुछ आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव हो रहा है, ये मन की दशा भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मन की दशा तथ्य बने इसके लिए जरूरी क्या है? मन की उस दशा का ज्ञान दूसरे व्यक्तियों को। ठीक है, तब मन की दशा तथ्य बनती है। अन्यथा वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, यह तथ्य होता है। क्योंकि वस्तु, उसका अनुभव आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हो। वस्तु या तो आंखों से देखोगे या हाथों से छुओगे, ठीक है, तभी तो वस्तु का एहसास होगा। तो वस्तुओं की अवस्था नई है, पुरानी है, वस्तुओं का संबंध किसकी है, ये। और मन की दशाएं जिनका भाव दूसरे व्यक्तियों को है, तुम खुश हो, तुम नाराज हो, तुम दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हो, इनका भाव दूसरे व्यक्तियों को रहता है, ये भी तथ्य है। और साक्षी आएंगे और बताएंगे आपके मन की उस दशा के बारे में, जो उस समय, जबकि इशू में जो बात विवादग्रस्त है वो अस्तित्व में आई होगी, उस समय आपके मन की दशा क्या थी, ये साक्षी बताएंगे। ठीक है ना, इसीलिए जरूरी है कि तथ्य हम मन की उसी दशा को माने जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है। क्योंकि अगर आपके मन की दशा ऐसी है जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को नहीं है, तो तथ्य हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर तथ्य संबंधी प्रतिपादनाएं ये भी इश्यूज को फ्रेम कर सकती हैं। तथ्य का मतलब क्या हुआ? आपके मन की दशा, ठीक है, वो भी तथ्य का गठन कर सकती। वस्तु की अवस्था, वो भी तथ्य का गठन कर सकती। ठीक है, आप कहते हैं संविदा शून्य करनी थी क्योंकि इन्होंने कपट का प्रयोग किया था। कपट क्या है? मन की दशा। कपट मन की दशा है। कपट कब होता है? धारा 17 बता रही है। धारा 17 में उन्होंने कहा है, बताया है कपट। ठीक है, किसी ऐसे तथ्य को, ठीक है, जानबूझकर छुपाना जिसके बारे में आपका ज्ञान या विश्वास है कि वो अस्तित्व में है, जानबूझकर सक्रिय छिपावट करना, या किसी ऐसे तथ्य को, किसी ऐसी बात को तथ्य के रूप में सुझाना जिसके बारे में आप जानते हो कि वो अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, पालन न करने के आशय से दिया गया वचन। अब आप कहेंगे पालन न करने के आशय से दिया गया वचन ये कैसे साबित होगा? कुतुब मीनार हमारी नहीं है, हमने कह दिया कुतुब मीनार तुम्हें दे देंगे, तो पालन न करने के आशय से दिया गया वचन है। पालन करने के अवसर जब आए तब पालन किया ही नहीं। ठीक है ना, तो पालन न करने के आशय से दिया गया। तो चीजें
निर्धारित हो सकते हैं। कपट आपके मन की दशा है, ठीक है। तो कपट से संबंधित जो इशू फ्रेम होगा वो कैसा होगा, तथ्य संबंधी इशू, तथ्य, ठीक है, इशू ऑफ फैक्ट होगा वो, ठीक है। और दूसरा इशू कौन सा था, इशू ऑफ लॉ, ठीक है। हम कहते हैं कि अमुक मामले में जो आपने वाद पत्र उपस्थित किया है, क्योंकि वाद पत्र उपस्थित करके ही आपने क्या किया होगा, सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया होगा। भाई सिविल सूट इंस्टीट्यूट करने का दूसरा कोई तरीका ये तो है नहीं। इफ यू वांट टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 रीड अलोंग विथ ऑर्डर 4 रूल 1 यू मस्ट, ठीक है, प्रेजेंट ए प्लेंट, ठीक है, विदाउट दैट यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट द सिविल सूट, ठीक है। यही स्थिति तो है। और प्लेंट क्या है, जिसमें वाद कारण हो, ठीक है, जिसमें वाद कारण हो, क्योंकि आदेश 7 नियम 11 कह रहा है, पढ़ के आए हम लोग। आदेश 7 नियम 11 क्या कहता है कि इफ देयर इज नो, ठीक है, काज ऑफ एक्शन, अगर वाद कारण का उल्लेख नहीं है वाद पत्र में, तो वाद पत्र क्या होगा, निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। भले ही जिस डेट पर, क्योंकि जिस डेट पर आपने वाद पत्र उपस्थित करके वाद सुनिश्चित किया था वो डेट दूसरी थी, और आज जब इशू फ्रेम होने की नौबत आई है तब डेट हो सकता 2 साल बाद की हो, ठीक है। फिलहाल 2 साल बाद के न भी हो, लेकिन समय के दृष्टिकोण से दोनों में अंतर तो होगा ही, क्योंकि आपने प्लेंट जिस दिन दायर उपस्थित किया था उस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, उसके बाद प्रतिवादी को बुलाया गया, उसने WS फाइल किया, उसने इंट्रोगेटरी आदि आदि काम हुए हैं, ठीक है। तो समय के दृष्टिकोण से दोनों तिथियों में अंतर तो होगा ही, वो अंतर कितना होगा ये अलग बात है, लेकिन अंतर होगा ये तय। तो भले ही उस तिथि पर वो वाद कारण नहीं था, किंतु आज की तिथि पर है, आज की तिथि पर है, इसके बाद भी आपका सूट निरस्त कर दिया जाएगा। क्यों, आदेश 7 नियम 11 कहता है कि जिस दिन आप वाद लाए थे उस दिन वाद कारण होना चाहिए था, ठीक है। आज की तिथि पर भले ही है वो, लेकिन उस दिन तो नहीं था जिस दिन आप वाद कारण लाए थे। तो ये वाला निरस्त, अब नया लाओ, ठीक है, अब नया लाओ। तो मेरा कहना यह है कि इसमें काज ऑफ एक्शन नहीं है, दैट इज वाई दिस सूट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड, ठीक है, दिस सूट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। मेरा कहना है कोर्ट फीस कम है, इट हैज नॉट बीन फाइल्ड इन डुप्लीकेट, यह भी सब आदेश 7 नियम 11 में लिखा है, ठीक है, कि 2 प्रतियों में वाद पत्र उपस्थित किया जाएगा। या हमारा कहना है कि द सूट विच हैज बीन फाइल्ड बाय यू दैट इज बार्ड by any law, that is why civil court is not a proper forum to institute this type of suit according to section 9 of the CPC, ठीक है। this suit cannot be instituted in the civil court, ठीक है ना, क्योंकि धारा 9 हम लोग पढ़कर आए, उसमें यही कहा था उन्होंने कि प्रत्येक सिविल सूट सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय में है, शर्त यह है कि किसी विधि द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान का किया जाना, ठीक है, रोका ना गया हो। हमारा कहना है रोका गया है, इसलिए सिविल सूट ये नहीं है, या यूं कहें ये भले ही सिविल सूट हो लेकिन सिविल न्यायालय में नहीं सुना जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। तो अगर ये इशू फ्रेम होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, इशू ऑफ लॉ, ठीक है, क्योंकि सिविल सूट मस्ट बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट, प्रॉपर कोर्ट फीस मस्ट बी पेड बाय द प्लेंटिव, ठीक है। या आपका जो सेक्शन 9 है दैट मस्ट बी ओबेड, ये सब कुछ कहां कहां है, सीपीसी में, सीपीसी में, और सीपीसी एक कानून है, ठीक है। तो ये सारे इशू ऑफ लॉ है, ये सारे इशू ऑफ लॉ है, और इनको भी इशू के तौर पर फ्रेम किया जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि काज ऑफ एक्शन का उल्लेख किया है, वो कहता हमने प्रॉपर कोर्ट फीस दी है, वो कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है,
ये सूट टाइम बाउंड हो, सॉरी ये सूट किसी विधि द्वारा रोका गया हो, ऐसी कोई बात ही नहीं। तो पक्षकार कानून की बात पर एक दूसरे के विरोध में, ठीक है ना। तो दिस विल आल्सो बी फ्रेम्ड बाय द कोर्ट एज अ इशू एंड दिस इशू विल बी कॉल्ड बाय अस एज अ इशू ऑफ लॉ, ठीक है। ये इशू ऑफ लॉ है। और मिक्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ, ठीक है। विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न, विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न। यूं तो क्षेत्राधिकार का प्रश्न सबसे लोकप्रिय ऐसा प्रश्न है, यह सबसे ज्यादा चलताऊ ऐसा प्रश्न है जो मिक्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्या कहता है लोकल जुडिक्शन, यानी स्थानीय अधिकारिता, जो सीपीसी में कहा वर्णित है 16, 17, 18, 19 और 20। उसमें क्या कहा उन्होंने कि या तो वाद कारण न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में पैदा हुआ हो, ठीक है, पूर्णता या अंशता, या प्रतिवादी गण निवास करते हो। तो प्रतिवादी गणों का निवास ये तथ्य है, ठीक है, ये तथ्य है। और साथ ही साथ वाद कारण का पूर्णता या अंशता, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में पैदा होना, यह भी तथ्य है, क्योंकि ये पक्षकार बताएंगे कि ऐसा हुआ था या नहीं, और यदि ऐसा हुआ तो न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। तो अंशतः ये प्रश्न जो क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न है, ये अंशतः तथ्य संबंधी बात पर आधारित है और अंशतः कानून पर आधारित है, ठीक है ना। अंशतः किस पर आधारित है? तथ्य पर कि प्रतिवादीगण निवास करते हैं या नहीं, अंशतः तो इस पर निर्भर है। और अंशतः कानून पर निर्भर है कि यदि निवास करते हैं तो फिर न्यायालय में क्षेत्राधिकार हो सकता है, क्योंकि अगर मोर देन वन डिफेंडेंट है तो फिर न्यायालय की अनुमति ली जानी चाहिए, बाकी सब प्रतिवादीगणों की सहमति होनी चाहिए, आदि आदि बातें भी वहां हैं, ठीक है ना। तो ये मिक्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ हुआ। इसके अलावा भी मिक्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ भी होते हैं, जैसे हमारा कहना यह है कि निकाहनामा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और दूसरे पक्ष का कहना है कि निकाहनामा जरूरी है। अगर निकाहनामा जरूरी है उसका कहना है और हमारा कहना नहीं जरूरी है, ठीक है, तो इशू ऑफ लॉ हुआ। क्योंकि हम लोग विवाह की वैधता के संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं, हम लोग निकाहनामा की अनिवार्यता के संबंध में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं निकाहनामा, ठीक है, ये है ही नहीं, ठीक है। चूंकि ये नहीं है लेकिन ये सीधे सीधे वो हुआ, ठीक है। मिक्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ का कोई अन्य एप्रोप्रिएट उदाहरण इस समय मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, इसलिए जुडिक्शन का उदाहरण दिया, अन्य आएंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। तो आपके इशू तीन प्रकार के हो गए, इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ एंड इशू ऑफ मिक्स फैक्ट एंड लॉ, ठीक है ना। ये तीन तरह के इशू हुए। और पांचवा कहता है वो, न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वाद पत्र को, और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसे पढ़ने के पश्चात, अच्छा नाउ इन रूल 5, ठीक है, दे आर टेलिंग अस, वो हम लोगों को बता रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल, ठीक है, कौन सी सामग्री के आधार पर इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे। तो उस सामग्री का उल्लेख नियम 5 में वो कर रहे हैं, जिसके लिए बार बार हमने कहा कि प्लेंट को पढ़ेंगे, WS को पढ़ेंगे, आदेश 10 में जो परीक्षा हुई पक्षकारों की वो पढ़ी जाएगी, आदेश 11 में जो इंट्रोगेटरीज आई हैं उनको देखा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स प्लेस किए गए हैं उनको देखा जाएगा, सारी चीजें देखी जाएंगी और फिर इश्यूज को फ्रेम किया जाएगा। तो आदेश 14 नियम 5 में उन्हीं चीजों का उल्लेख वो कर रहे हैं जिनके आधार पर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होगी, ठीक है ना। तो कहता है न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वाद पत्र को, ठीक है, प्रथम सुनवाई, इसका मतलब यह भी हो गया कि इसी को फर्स्ट हियरिंग कहेंगे, ठीक है ना।
जो हमने बार बार कहा कि फर्स्ट हियरिंग किससे कहेंगे, उस डेट को जिस डेट पर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है। तो हमने सिर्फ कहा नहीं, बेयर में लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। कह रहा है न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में, ठीक है, मीनिंग देयर बाय इट इज द फर्स्ट हियरिंग बिकॉज नाउ द कोर्ट इज गोइंग टू appreciate that material which has been placed before him by both parties, ठीक है ना। तो कहता है न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वाद पत्र को, और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसे पढ़ने के पश्चात और आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा करने के पश्चात तथा पक्षकारों या उनके प्लीडरों की सुनवाई करने के पश्चात ये अभिनिश्चित करेगा कि तथ्य की या विधि की किन तात्विक प्रतिपादनाओं के बारे में पक्षकारों में मतभेद है, ठीक है। और ऐसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के समय भी दोनों पक्षकारों को सुना जा रहा था, ठीक है, वहां भी दोनों पक्षकारों को सुनकर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो रहा था, यहां भी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बोथ पार्टीज को सुनकर होगी। कानून में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं। सामान्य व्यक्ति की मान्यता कुछ भी हो कि पीठासीन अधिकारी खुदा के भेजे हुए पैगंबर होते हैं, यहां ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ऐसी मान्यता हो तो फिर सीधे लिख दिया जाएगा, न्यायालय इशू फ्रेम करेगा। उसने कहा किसको, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात, ठीक है। आप भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ भगवान होते हैं। यू मे आल्सो कमिट द मिस्टेक, इसलिए सबकी सुनवाई करिए, और सबकी सुनवाई करने के पश्चात, ठीक है, क्या ये तय करेगा कि कौन सी तात्विक प्रतिपादनाएं हैं जिनके बारे में पक्षकारों में मतभेद है, और तब वह उन विवादिकों की विरचना और अभिलेखन करने के लिए अग्रसर होगा जिनके बारे में प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर ये वो तय करेगा कि मामले का ठीक विनिश्चय किन बातों पर निर्भर करता है, कौन, न्यायालय, ठीक है। हमने कहा कि एक एक चीज बेयर में दिखाई देनी चाहिए। नाउ हियर दे आर गोइंग टू मेंशन दैट इट इज द कोर्ट, ठीक है, हु विल फ्रेम द इशू, नॉट द पार्टीज, ठीक है। आपकी एक भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बेयर के आधार पर न कही गई हो। And whatever you are going to say without the base of bear, that is baseless, उसका कोई मतलब नहीं है कानून की दुनिया में, ठीक है। बेयर नहीं इजाजत दे रहा तो फिर कुछ नहीं। और गधे काबुल में बामी होते हैं, ठीक है, नाम लेने की ठीक नहीं है। हमारे यहां इस समय एक प्रिजाइडिंग अफसर है, कुछ अभियुक्तगण 319 में तलब होकर आए, तो वो कह रहे हैं कि इस विषय पर कोई रूलिंग दे दीजिए कि 319 में जो अभियुक्तगण तलब होकर आए हैं उनके लिए शुरुआत से ट्रायल फिर से चलेगा। अब ये बात 319 में इटसेल्फ लिखी है, ठीक है। आप 319 सेक्शन पढ़ेंगे तो वही लिखा है कि वे अतिरिक्त अभियुक्त जो इस धारा के अधीन न्यायालय द्वारा पूर्व से विचारित अभियुक्तों के साथ विचारण योग्य पाए जाएंगे, वे जिस डेट पर सम्मन होकर आएंगे उस डेट से माना जाएगा कि उनके बारे में विचारण आज से शुरू हुआ है। ये बात वही लिखी है। लेकिन भला हो 5 क्वेश्चन याद करने की प्रवृत्ति का या अन्य चीजों का जिनके कारण से अयोग्य सिलेक्शन पाते हैं। अब उन्हें इस बात पर केसला चाहिए, ठीक है ना। केसला आपको चाहिए हो जाए किसी ऐसे पॉइंट पर जहां कानून स्पष्ट नहीं है, तो बात समझ में आई हो, तो होता भी है, उसी के लिए केसला बनाया भी गया। लेकिन आपको जो बेयर सीधे कह रहा है उस पर भी केसला चाहिए, इसका मतलब बेयर की समझ ही नहीं है, ठीक है। ईश्वर के यहां से लिखा के लाए थे यहां के बैठेंगे तो बैठे हैं, अब वो बैठे इसलिए सिस्टम बैठ गया है, ठीक है ना।
वो न बैठते तो सिस्टम नहीं बैठता, वो बैठे हैं इसीलिए सिस्टम बैठ गया। अब हमें पहले लगता था कि जे 319 में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का है बताया जा रहा है, ये बेकार टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन अब लगना नहीं वो तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बैठे हैं जिनने सिस्टम ही बैठा रखा है, इन्हें इसमें भी फैसला चाहिए। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद कोई पीओ ऐसा भी आए जो ये कहे कि इस पर भी फैसला देख लीजिए कि 302 में हत्या ही है। ठीक है, हम तो उस दिन की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे ऐसे क्या कहा जाए, और ऐसे मूर्खों को आपको वहां यस सर कहना पड़ेगा। यही वकालत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, और यही वकालत के जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अन्यथा वकालत से शानदार कोई प्रोफेशन नहीं, लेकिन आपको ऐसे गधों को भी वहां खड़े होकर के यस सर और मान्यवर और श्रीमान जी कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स यही कहती है, इसलिए आपको यह करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देखें तो ये कोर्ट है जो फ्रेम करेगा इशू। फिर आपका नियम 6 कहता है, इस नियम की कोई भी बात न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं करती कि वह उस दशा में विवाद विरचित और अभिलिखित करे जब प्रतिवादी बात की पहली सुनवाई में कोई प्रतिरक्षा नहीं करता। ठीक है, मीनिंग देयर बाय हियर दे आर आल्सो, ठीक है, वो ये भी लिख रहे हैं कि अगर कोई प्रतिरक्षा ही नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई। मीनिंग देयर बाय आपने इंप्लाइडली सूट को एडमिट कर लिया, व्हेन यू हैव मेड नो डिफेंस। मीनिंग देयर बाय आपने प्रतिरक्षा को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, जब प्रतिरक्षक स्वीकार कर लिया, बीच में फोन ने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, प्रतिरक्षक स्वीकार कर लिया नहीं, आपने वाद को स्वीकार कर लिया, मुकदमे को स्वीकार कर लिया है, तब तो डिसीजन होगा, तब फिर इशू फ्रेम करने की बात ही कहां रही। ठीक है, जब प्रतिरक्षा ही नहीं है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आएंगे कहां से, और जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस नहीं आएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचा। ठीक है ना, ये आपका आदेश 14 नियम 1। न्यायालय, अब नियम 2 कह रहा है, न्यायालय द्वारा सभी विवादिकों पर निर्णय सुनाया जाना, ऑल द इश्यूज विच विल बी फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, उन पर निर्णय सुनाया जाएगा। यद्यपि मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें किसी निश्चित इशू पर निर्णय सुना देने से पूरे मामले का निर्णय हो जाए। देखिए, ध्यान में आ गया, जो आपका लिमिटेशन का इशू होता है, लिमिटेशन का, वो भी मिक्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ है। ठीक है, लिमिटेशन का, क्योंकि लिमिटेशन कब से प्रारंभ होती है बीतना, हम लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़े हैं, देखा है हम लोगों ने कि लिमिटेशन उस दिन से, ठीक है, बीतना प्रारंभ होती है जिस दिन वाद कारण उत्पन्न हो गया है, ये आपकी जानकारी में आ जाता है। ठीक है, जब तक आपकी जानकारी में नहीं आ रहा तब तक लिमिटेशन का बीतना शुरू नहीं होगा। ये क्रिमिनल में भी है और ये सिविल में भी है। ठीक है, वहां कहता है कि अपराध की जानकारी पहली बार जब व्यक्ति के ध्यान में आती है, ठीक है ना, या अपराध की जानकारी पहली बार उस अभिकरण के ध्यान में आती है जिसका काम अपराधों का निवारण करना है, अर्थात पुलिस। ठीक है ना, जब तक जानकारी नहीं आ रही तब तक लिमिटेशन बीतना शुरू नहीं हो रही। यद्यपि वाद कारण उत्पन्न हो गया है, चोरी हो गई है, चोरी तो हो चुकी, लेकिन हमें पता तो तभी लगेगी जब हम वो चीज की हमें जरूरत होगी और ढूंढेंगे, तभी तो पता लगेगी। उससे पहले हमें क्या मालूम। ठीक है ना, चोरी 20 साल हो गए चोरी हुए, लेकिन जब हमें पता लगी उस दिन से लिमिटेशन बीतना शुरू। तो इशू यह है कि किस दिन पता लगी, किस दिन पता लगी। ठीक है ना, उस दिन से लिमिटेशन बीतनी शुरू हो गई। और अगर फिर लिमिटेशन बीत गई, नाउ यू आर, ठीक है, नॉट इंपावर्ड टू फाइल ए सिविल सूट। ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन ने बाहर कर दिया। तो जानकारी कब आई, यह तथ्य का विषय है, और क्या लिमिटेशन बीत गई, यह कानून का विषय। तो इट इज अ मिक्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ। ठीक है ना, और लिमिटेशन का इशू ऐसा होता है कि अगर उसे डिसाइड कर दिया जाए तो पूरे मामले का डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन ने अगर बाहर कर दिया तो सिविल सूट फाइल करने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। राम जन्मभूमि का मसला इसी पर डिसाइड हुआ था। ठीक है, इसी पर डिसाइड हुआ, मीनिंग देयर बाय राम जन्मभूमि के लिए
कई 6-7 मुकदमे थे जो फाइल किए गए थे। तो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसका जो मुकदमा था इसी इशू पर उड़ाया गया था। उनका तो लिमिटेशन आप कहते हैं 1949 में, आप ये कहते हैं 1949 में उस ढांचे में पूजा अर्चना शुरू की गई और जबरदस्ती शुरू की गई, ये आपका कहना है। हिंदू तो कहते हैं हम हमेशा से उसमें करते आए। आप ये कहते हैं कि 1949 में हमारी मस्जिद में जबरदस्ती मूर्तियां रखकर और पूजा शुरू कर दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि आप ये कहते हैं कि आपकी अचल संपत्ति पर 1949 में दूसरों ने कब्जा कर लिया, ये आप कहते हैं। तो 12 साल के अंदर मुकदमा लाना चाहिए था आपको। 12 साल में तो आप मुकदमा लाए नहीं, तो फिर एडवर्स पोजीशन से वो मालिक हो गए, ठीक है ना। इसलिए आपका सूट लिमिटेशन से बाहर उतर गया और अब आप मुकदमा नहीं ला सकते क्योंकि 12 साल लिमिटेशन प्रोवाइड है मुकदमा लाने के लिए अचल संपत्ति पर कब्जा होने के संबंध में। इसलिए आपका सूट डिसमिस इसी इशू पर, ठीक है ना। तो ये लीगल इश्यूज हैं जो फ्रेम किए गए, और अगर कोई लीगल इशू किसी मामले में है और वो इशू ऐसा है कि सिर्फ उसी पर डिसाइड कर दिया जाए तो मामला निस्तारित हो जाएगा, तो भी न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो सभी इश्यूज पर अपना निर्णय दे जितने इशू फ्रेम हुए। यद्यपि उनमें से कोई एक इशू ऐसा है कि जिसे डिसाइड कर देने पर मुकदमा डिसाइड हो सकता है, लेकिन फिर भी न्यायालय से अपेक्षा की गई है नियम 2 आदेश 14 नियम 2 में कि सभी इश्यूज पर अपना निर्णय दे, एक्सेप्ट 2 इशू उन्होंने ये बताए, अधिकारिता और सेक्शन 9 का, ठीक है ना। अगर ये 2 इशू उठाए गए हैं तो ये इशू ऑफ लॉ ऐसे हैं जिन पर सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले कि क्या अगर क्षेत्राधिकार का सवाल उठा दिया गया है तो फिर अन्य इश्यूज को डिसाइड करने से पहले क्षेत्राधिकार के प्रश्न को डिसाइड करेंगे। इसके सिवा अन्य सारे इशू ऑफ लॉ भले ही ऐसे हों कि उन्हें डिसाइड कर देने से पूरे सूट का निर्णय हो रहा हो, फिर भी उनके साथ सारे इश्यूज मीनिंग देयर बाय जितने फ्रेम हुए हैं उस मामले में सब पर डिसीजन आएगा, ऐसा आदेश 14 नियम 2 कह रहा है। देख लें, कहता इस बात के होते हुए भी कि वाद का निपटारा प्रारंभिक विवादक पर किया जा सकेगा, न्यायालय उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी विवादकों पर निर्णय सुनाएगा। लेकिन उपनियम 2 में जो लिखा है उसके अधीन, उपनियम 2 क्या कह रहा है, जहां विधि विवादक और तथ्य विवादक दोनों एक ही वाद में पैदा हुए हैं और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवादक के आधार पर किया जा सकता है, वहां यदि वह विवादक न्यायालय की अधिकारिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन, ये सेक्शन 9 है, ठीक है ना, से संबंधित है, तो वह पहले उस विवादक का विचारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए यदि वह ठीक समझे तो वह अन्य विवादकों का निपटारा तब तक के लिए मुलतवी कर सकेगा जब तक कि उस विवादक का अवधारण न कर दिया गया हो और उस वाद की कार्यवाही उस विवादक के विनिश्चय के अनुसार कर सकेगा, ठीक है ना। यहां यह सुविधा दी गई है कि अगर 2 ये इशू हैं तो पहले सुन सकते हैं, जरूरी नहीं है सुन सकते हैं, उन कर सकेगा शब्द का प्रयोग है, ठीक है, कर सकेगा कि पहले हम ये तय कर ले बाकी बाद में देखेंगे, और अगर हमें यही नहीं है तो रिजेक्ट, ये भी कर सकेंगे और ये भी कर सकेंगे कि सभी पर एक साथ सुने हैं और अंत में सबको डिसाइड करें, लेकिन अंत में सबको एक साथ डिसाइड करेंगे तो भी ये पहले डिसाइड करेंगे बाकी बाद में, ठीक है ना। अक्सर वहां सब कुछ अंत में ही करते हैं, ठीक है, कभी भी वो ऐसा नहीं करते कि इशू पहले, चाहे वो सेक्शन 9 से संबंधित हो, जुडिक्शन से संबंधित हो, कुछ भी, वो पहले कुछ भी डिसाइड नहीं करते। ये वहां का चलन है, ठीक है। चलन इसलिए क्योंकि वही सबसे निचला सिविल न्यायालय होता है, हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि ऐसा कर लें, ठीक है ना, तो इसके कारण से वो चलता रहता है। तो ये आदेश 14 नियम 2 तक बात हुई। अगले सोमवार को मैं उम्मीद है कि 15 तक हम लोग निपटा लेंगे, देखें।